Assalamu alaikum, dear and respected students. Today we are going to discuss our first lecture. In this lecture we shall come to know about the paper scheme, and then we shall discuss the summary of the novel, and then characters and other elements of this paper. तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले पेपर पैटर्न, मार्क्स की डिवीजन उसको सीखेंगे कि आपका जो फोर्थ ईयर का पेपर है इंग्लिश का वो कैसे डिवाइड होकर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखें तो द ओल्ड मैन एट द सी नावल है बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। इसमें से आपको 20 यानी कि 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपकी चॉइस में आएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। फिर उसके अलावा मॉडर्न ऐसे में से 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, यानी ये भी 20 मार्क्स के हैं। 20 और 20 40 मार्क्स का पेपर आपको नावल और मॉडर्न ऐसे में से आना है। फिर उसके अलावा डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन और लेटर। एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस होती है, या लेटर अटैम्प्ट करेंगे या आप एप्लीकेशन अटैम्प्ट करेंगे, और ये 15 मार्क्स की होती है। उसके बाद 4th नंबर पर ऐसे आप अटैम्प्ट करेंगे जो 25 मार्क्स का होगा, और ये आउटलाइन के साथ टॉपिक ऐसे आप लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ईडियम नंबर 5 पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आपको ईडियम और फ्रेजेस दिए जाएंगे और वो उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का 1 होगा, और इस तरह ये 10 मार्क्स के होंगे। करेक्शन आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, 10 दिए जाएंगे, आपने उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का 1 होगा, और ये भी 10 मार्क्स के होंगे। इस तरह ये आपका पेपर जो है ये 100 मार्क्स का अटैम्प्ट आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम नावल द ओल्ड मैन एंड द सी का पहले जायज़ा करैक्टर लिस्ट के ज़रिए, मेन करैक्टर्स, और फिर उसके बाद हम समरी की तरफ जाएंगे। तो द बैकग्राउंड करैक्टर्स ऑफ द नावल, नावल के पसपुष्ट जो करैक्टर्स हैं, मेन करैक्टर्स हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। करैक्टर्स पर भी क्वेश्चन आता है, और फिर उसके अलावा हम इसको 1 बाय 1 बाकी जो पार्ट है नावल का वो डिस्कस करेंगे। तो द बैकग्राउंड करैक्टर्स ऑफ द नावल, सबसे पहले संटियागो। संटियागो इसका प्रोटैगनिस्ट है। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं प्रोटैगनिस्ट कौन होता है। प्रोटैगनिस्ट इज द मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द नावल। नावल का जो मेन किरदार हीरो जो होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट यानी जो है ना हीरो को हम मेन करैक्टर को हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, हीरो कहते हैं, जैसे फिल्म का हीरो इसी तरह। द ओल्ड फिशरमैन, ये बूढ़ा एक माहिगीर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसको शो करवाया, बट ट्रेड हु परफॉर्म्ड हिज लाइफ्स ग्रेटेस्ट एडवेंचर ऑफ फिशिंग एंड सेलिंग इन द गल्फ स्ट्रीम। अब ये गल्फ स्ट्रीम पर गल्फ नदी पर जाके ये मछलियाँ पकड़ता है, माहिगीरी करता है, मुहिम जो पर्सन है नियर क्यूबा के नज़दीक, इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फोर्सेज ऑफ नेचर, और ये फितरत की ताकतों के साथ लड़ने का आदी है, ये फितरत की ताकतों के साथ लड़ सकता है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस कुछ संटियागो की इस तरह की दिखाई गई है कि ये बूढ़ा है। उसके बाद मैनोलिन डियर स्टूडेंट्स इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नावल। ये मैनोलिन इसका शागिर्द है। द बॉय हु रिमेन्ड अटैच टू संटियागो, ये वो लड़का है जो संटियागो के साथ मुंसलिक है, टू संटियागो के साथ फॉर 40 डेज फॉर फिशिंग पर्पसेस, 40 दिन से मुंसलिक है और मछलियाँ पकड़ने के लिए ख्वाहिश रखने वाला है संटियागो के साथ। हाउएवर ही कंटिन्यू टू मीट एंड सर्व हिम, ताहम वो उसके साथ मुलाकात जारी रखता है और उसकी खिदमत भी करता है विद लव एंड डिवोशन आफ्टरवर्ड्स, और सच्चे जज्बे और मोहब्बत के साथ उसके साथ मुंसलिक है, और अपना जो है ना मोहब्बत के जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए उसकी खिदमत भी करता है और उसके साथ जज्बात भी अपने मुखलिस रखता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है द मार्लन। मार्लन क्या है? द लार्ज फिश, बड़ी मछली है, दैट वॉज हुक्ड बाय संटियागो, जो कि संटियागो ने पकड़ी है, एंड वॉज किल्ड बाय हिम, और उसने उसे मार भी दिया है, विद द हामुन और स्पीयर, अपने एक चप्पू के साथ, अपने एक नेज़े के साथ। आफ्टर स्ट्रगल ऑफ सेवरल डेज, कई दिन की कोशिश के बाद, he first lashed it into his boat, और इसने इसको अपनी कश्ती के साथ मुंसलिक करके खींचना भी शुरू किया। उसके बाद द शार्क्स आती हैं, वो भी नावल का मेन
पार्ट है। द लार्ज फिश विद शार्प टीथ, तो बड़ी मछली के बड़े दांत होते हैं। विच अटैक्ड एंड एट अप द फ्लैश ऑफ द मार्लन, और बड़ी मछलियों के जो है ना बड़े बड़े दांत और फिर शार्क उन पर हमला करती हैं और उसको गोश्त खाती हैं। सेट फ्रॉम टू सैंटियागो बोट ऑन हिज रिटर्न वॉयज, जब सैंटियागो वापसी की तरफ अपनी झोंपड़ी की तरफ सफ़र तय करता है, लौटने की कोशिश करता है, मुसम्मम इरादा करता है, तो तब ये मछली अटैक्ड हो जाती है, इस पर हमला हो जाता है। ही किल्ड सेवरल ऑफ देम, वो कई मछलियों को मारता है। बट दे फाइनली एट अप, वो उस पर आखिरकार झपट पड़ती हैं। ऑल द मार्लिन्स मीट, मार्लिन्स बड़ी मछली का पूरा गोश्त खा जाती हैं। और दे कुड नॉट डिफीट सैंटियागोस पर्पसेस और एम्स, और वो सैंटियागो के अभी भी मकसद और उसके मकासद जो हैं और उसके जो दावे हैं उसको अभी भी उन्होंने शिकस्त नहीं दी और वो उसने शिकस्त वसूल नहीं की। एंड नेचर इंक्लूडेड द सी, कुदरत में समंदर भी शामिल है, द विंड्स हवाएं भी हैं, द बर्ड्स परिंदे भी हैं, एंड द सी क्रिएचर और समुद्री मखलूक भी है। लाइक द पर्पसेस, जैसा कि दैट वर द साइलेंट कैरेक्टर्स, और कई जो है ना इसमें करदार वो खामोश करदार हैं जो इस नावल का हिस्सा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास आ रहा है जोसेफ पॉल डिमैजियो 1914, और ये अमेरिका के ग्रेट बेसबॉल का प्लेयर था। द ग्रेटेस्ट अमेरिकन बेसबॉल चैंपियन हु वन हंड्रेड्स ऑफ मैचेस, जिसने तकरीबन 100 मैच जीते थे, और ये सैंटियागो के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। उसके बाद जॉन जोसेफ मैग्रो 1873 टू 1934, ये एक करैक्टर है, करैक्टर नंबर 6, और ही कॉल्ड लिटिल नेपोलियन, इसको इस नावल के अंदर छोटा नेपोलियन कहा गया है। अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर, ये भी अमेरिका में बेसबॉल का एक खिलाड़ी था, एंड मैनेजर, और ये एक मैनेजर भी था, मैनेज करता था। लेड हिज टीम्स टू थाउजेंड्स ऑफ विक्ट्रीज, और इसने हज़ारों फतोहात दी थी। एंड 3 वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप, और इसने 3 चैंपियनशिप जो थी ना वो जितवाई थी। उसके बाद करैक्टर नंबर 7 है द लायंस। डियर स्टूडेंट्स, ये लायंस का करदार है, शेर है, और ये भी इट इज़ सैंटियागोस हार्ट एंड माइंड, ये सैंटियागो का दिल और जज्बा और जहन है। होम ही स्पोक अबाउट एंड सा इन हिज ड्रीम्स, जिनके बारे में वो इन्हें देखता है और इनके बारे में ख्वाब देखता है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस नावल। अब हम इस नावल में सारे किरदार जो हैं वो पढ़ चुके हैं। अब हम इस नावल का बायोग्राफिकल स्केच देखते हैं कि वह बायोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोग्राफिकल स्केच ऑन अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अब अर्नेस्ट हेमिंग्वे का पहले बायोग्राफिकल स्केच पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज बोर्न ऑन 21 जुलाई 1899 एट ओक पार्क इन अमेरिका। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो था 21 जुलाई 1899 में ओक पार्क में अमेरिका में पैदा हुआ। ही वॉज द सेकेंड ऑफ द 6 चिल्ड्रन ऑफ द हेमिंग्वे फैमिली। तो ये हेमिंग्वे के खानदान का छठा बच्चा था। हिज फादर क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे, इसके वालिद का नाम क्लेरेंस एडमंड हेमिंग्वे था, वॉज अ वॉन्टन और हु हैड डिवोटेड हिज लाइफ फॉर फिशिंग एंड हंटिंग। वॉन्टन का मतलब ये थोड़ा सा आवारागर्द इंसान था और इसने अपनी सारी जिंदगी मछलियां पकड़ने और शिकार करने में लगा दी थी। हेमिंग्वेज मदर सपोज टू हैव इमेंस म्यूजिकल टैलेंट। हेमिंग्वे की जो वालदा थी, इसको मौसीकी का जो एक बहुत जदीद जुनून था, शदीद किस्म का जुनून था, और वो मौसीकी की धुन को जानती थी अच्छे तरीके से। शी वांटेड हेमिंग्वे फॉलो हर फुटस्टेप, वो ये भी चाहती थी हेमिंग्वे उसके नक्शे कदम पर चले। वाइल हिज फादर इनकरेज्ड हिम टू डेवलप आउटडोर इंटरेस्ट, लेकिन उसका वालिद जो था वो हेमिंग्वे को बाहर की सरगर्मियों से वाबस्ता करना चाहता था, उसका शौक बाहर की सरगर्मियों में मुंसलिक करना चाहता था। दिस इज वाई ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड, इसी वजह से हेमिंग्वे के इब्तदाई जो बचपना था, देयर सीम्स टू हैव एग्जिस्टेड टू टसल बिटवीन हिज फादर एंड मदर। उसके वालिद और उसकी वालदा में एक टसल, एक लड़ाई चलती रही, एक जिद्दोजहद चलती रही ओवर द फ्यूचर ऑफ द बॉय, लड़के के मुस्तकबिल के बारे में। और द फादर वन द बैटल, आखिरकार जो बाप था वो जीत गया। इन द लॉन्ग रन, आखिरकार वन ही गेव हेमिंग्वे फर्स्ट फिशिंग रोड एट द टेंडर एज ऑफ 3 years। 3 साल की उम्र में उसने हेमिंग्वे को पुख्ता उम्र में, यानी कि जो ना इब्तदाई
अभी उसकी उम्र थी, और उसमें उसने उसको साथ ले जाके 3 साल की उम्र में ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट शॉट गन, उसको एक गन दी, बंदूक दी। व्हेन ही वाज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल की उम्र को पहुंच गया था तो उसको ये बंदूक संभाल दी गई। और दीज थिंग्स क्रिएटेड इन हेमिंगवे अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एस्केपिडिज्म। तो हेमिंगवे को ये जो मुहिम का जज्बा था ये फराहम कर दिया गया, और इस तरह वो मुहिम और जो है ना जोइयों पर निकलने के अहल हो गया, और मुहिम जोइयाँ उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर पैदा हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इन 1918 हेमिंगवे एनरोल्ड हिमसेल्फ एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। 1918 में हेमिंगवे ने अपने आप को एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर सर्व किया विद द इटालियन आर्मी। इटालियन आर्मी के साथ इसने एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम किया। एज अ वॉलंटरी का मतलब होता है रजाकारा तौर पर। एम्बुलेंस ड्राइवर ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसने पहली जंग अजीम में भी हिस्सा लिया, और ही सा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर, तो इसने मौत और तबाही को बड़ी करीब से देखा। ही सा पीपल इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, इसने लोगों को बड़ी खस्ता हालत में देखा। ड्यूरिंग स्टे इन द बैटलफील्ड ऑफ स्पेन, जंग की स्पेन की जंग के दौरान मैदानी जंग में इसने लोगों को बड़ी खस्ता हाली में देखा। और वन ही हिमसेल्फ वाज हिट बाय द एक्सप्लोडिंग फ्रैगमेंट ऑफ अ बम। एक दफा ये खुद बम के करीब पहुंच गया था, तो बम ब्लास्ट हुआ, तो इसको काफी ज्यादा चोटें भी आई। He was badly injured at that time, ये उस वक्त बुरी तरह जख्मी हो गया। It was said by the physician, तो अतबा ने कहा कि that would never survive later on, कि ये नहीं बच सकेगा बाद में। The physician took out almost 237, तो इसके जो अतबा थे उन्होंने 237 पार्ट, 237 हिस्से जो थे वो इसके जिस्म से फ्रॉम हिज लेग्स, इसकी टांगों से निकाले थे। दीज, तो 237 टुकड़े उन्होंने इसके जिस्म से, इसकी टांगों से निकाले। दीज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ हेमिंगवेज लाइफ, हेमिंगवे की जिंदगी के ये जाती तजर्बात जो थे लाइफ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिज राइटिंग, उन्होंने इसके राइटिंग पर, इसके लिखने पर गहरे असरात छोड़े। डेथ, वॉर, डिस्ट्रक्शन, फ्रस्ट्रेशन, अबॉर्टिव एफर्ट्स, तो इसने अपनी ज़िंदगी में तबाही, मायूसी और बढ़ती हुई कोशिशें, पेसिमिज्म, मायूसी, फियर एक्सेट्रा वगैरह वगैरह बिकेम द परमानेंट थीम ऑफ हिज राइटिंग, ये इसके लिखने के, राइटिंग के स्टाइल के मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बन गए थे। वी हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। हमने अर्नेस्ट हेमिंगवे के बायोग्राफिकल स्केच को थोड़ा सा डिस्कस किया। अब लास्ट इसका कंक्लूजन वे है हेमिंगवेज लिटरेरी कैरियर, हेमिंगवे का जो अदबी चुनाव है, अदबी जो लिखने का कैरियर है, कंसिस्ट इन फेलियर एज वेल एज सक्सेस, ये नाकामी और कामयाबियों पर मबनी है। ही हैज रिटन अ लॉट ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, इसने बहुत से नावल और शॉर्ट स्टोरीज लिखी। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही हैज एंजॉयड अ फेयर अमाउंट ऑफ नेम एंड फेम, इसने बड़ा नाम और शोहरत कमाई। ही वॉन द नोबेल प्राइज, इसने नोबेल प्राइज को भी जीता। आफ्टर राइटिंग द ओल्ड मैन एंड द सी, इसने कुछ वर्क्स लिखे थे, लेकिन उन वर्क्स की बुनियाद पर इसको कुछ नहीं मिला था। लेकिन जब इसने नावल द ओल्ड मैन एंड द सी को लिखा तो इसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और फिर इसको जो है ये बहुत बड़ा इनाम दिया गया। हेमिंगवेज डेथ, अब जरा हेमिंगवे की डेथ को भी थोड़ा सा ज़रा गौर ले आते हैं। तो हेमिंगवे हैड बीन एन आउटडोर मैन ऑल हिज लाइफ, हेमिंगवे हमेशा घूमने फिरने वाला इंसान था, इसने अपनी सारी जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बाहर निकाला। एंड टू हिम लाइफ मीन फ्रेंड्स, लिक्वर, सेक्सुअल रिलेशनशिप, वुमेन, स्पोर्ट्स, बुल फाइटिंग एक्सेट्रा। इसकी जो ज़्यादातर ज़िंदगी है वो दोस्तों के साथ, जिनसी ताल्लुकात, औरतों के साथ, और फिर खेल कूद और बुल फाइटिंग यानी कि बछड़े का खेल वगैरह उसमें देखने में गुजरी। When these things were denied to him, जब ये चीज़ें इसके लिए इनकार बनी तो ही lost all his hopes of life, तो इसने अपनी ज़िंदगी की सारी जो उम्मीदें थी वो उनको गिरता हुआ महसूस किया। On July 2nd, 1961, तो 2 जुलाई को 1961 को हेमिंगवे shot himself to death, हेमिंगवे ने अपने आप को गोली मार ली, असैसिनेट किया इसने अपने आप को, यानी कि खुद को मार दिया, कत्ल किया। टू हिम अ मैन
whose life becomes fertile and meaningless, और इसकी ज़िंदगी इसके लिए बेमानी और फजूल साबित हुई। मस्ट कमिट सुसाइड, कि इसने अपने आप को सुसाइड किया, खुदकशी कर ली। दो ही वॉज अ मैटाडोर इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के बाद वाले हिस्से में ही वॉज हाईली फ्रस्ट्रेटेड एंड पैसिमिस्टिक, ये बाद में अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायूस और जो है ना वो ज़्यादातर मायूसी की तरफ रहा, अपनी ज़िंदगी से उम्मीदी की तरफ नहीं गया, तो बहुत मायूसी में गया। इसी वजह से इसने अपने आप को गोली मार ली, शूट कर लिया था। और शॉर्ट समरी ऑफ द नावल ओल्ड मैन एट द सी, अब ओल्ड मैन एट द सी की हम शॉर्ट सी समरी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ये हमारा आज का लेक्चर वी विल फिनिश फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। शॉर्ट समरी ऑफ द नावल, इस नावल की जो शॉर्ट समरी है, विद द पब्लिकेशन ऑफ द ओल्ड मैन एट द सी, जब इसकी पब्लिकेशन हुई नावल द ओल्ड मैन एट द सी की, तो हेमिंगवे अर्नड एन अनलिमिटेड रेपुटेशन, तो हेमिंगवे को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली इन दिस मैग्नम ऑपस नावल, और इस शाहकार नावल में हेमिंगवे डिस्क्राइब अबाउट द अनलिमिटेड स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। हेमिंगवे ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों के मुखालिफ लातादाद कोशिशों को जाहिर करता है। हेमिंगवे टेल्स अस, हेमिंगवे हमें बताता है अबाउट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द हीरो ऑफ द नावल, हमें वो इस नावल के हीरो के मुतालिक बताता है। व्हेन ही फेल्स टू कैच द फिश फॉर 84 डेज, जब वो 84 दिन मछली पकड़ने में नाकाम रहता है। ऑन द 85th डे, 85वें दिन, ही गोज आउट फॉर फिशिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, लेकिन वो खुद बाहर निकल जाता है मछली पकड़ने के लिए, फॉर इनटू द ओपन सी, खुले समंदर में। अबाउट नून, दोपहर के वक्त, ही सक्सीड इन स्ट्राइकिंग अ जायगेंटिक मार्लिन, वो एक बहुत बड़े साइज की जायगेंटिक बिग बड़ी मछली पकड़ता है। दिस फिश इज 18 फीट लॉन्ग, और ये 18 फुट लंबी मछली थी। 2 फीट लॉन्गर, और 2 फुट लंबाई में थी। देन द स्किफ इन विच द ओल्ड मैन इज सेलिंग, और जिस कश्ती में बूढ़ा आदमी तरक्की कर रहा है, द मार्लिन्स टू बिग टू कंट्रोल, इस कश्ती के जरिए इसको काबू करना बड़ा मुश्किल था। सेंटियागो सीम्स टू बी हेल्पलेस, सेंटियागो बेबस महसूस होता है बिफोर दिस जायगेंटिक मार्लिन, इस बड़ी मछली के सामने। आफ्टर पासिंग the 3 days at last he succeed to catch a big fish, 3 दिन गुजारने के बाद वो आखिरकार कामयाब हो जाता है। that is or that fish is so big in size, मछली बहुत बड़े साइज में जिसामत में है। that he feels himself helpless before the gigantic marlin, वो बड़ी मछली के सामने बेबस महसूस होता है। एट लास्ट, आखिरकार, he succeed in killing the big fish, बड़ी मछली को मारने में नाकामी जो थी वो कामयाबी में बदल जाती है। और he begins to go to the coast, और मारने के बाद वो बंदरगाह की तरफ सफर शुरू कर देता है। ऑन द वे, रस्ते में, द ब्लड oozing out of the fish attracts the five sharks, जो उस मछली पर हमला हुआ होता है उसको वो दूसरी मछलियों को कशिश करने का जरिया बनता है। और सेंटियागो लूजेस हार्पून, सेंटियागो को चूंकि चप्पू भी टूट गया था बड़ी मछली को मारते हुए। इन द फर्स्ट एनकाउंटर विद द शार्क, जब उसने पहला लड़ाई में सामना किया था शार्क के साथ। शार्क्स प्रेजेंट ए हॉस्टाइल फोर्सेज, शार्क यहाँ पर हमारे कुदरत की ताकतें साबित होती हैं। ही किल्स मैनी ऑफ द शार्क, उसने बहुत सी मछलियाँ मार दी थी, और विद दिस क्लब, अपने डंडे के साथ, नाइफ चाकू के साथ और चप्पू के साथ एक्सेट्रा वगैरह। ड्यूरिंग हिज फाइट अगेंस्ट द शार्क, इस हॉरिबल खौफनाक जंग में सेंटियागो लॉसेस एवरी वेपन एंड इन द डार्क, सेंटियागो ने हर जो अपना हथियार था वो खो दिया था। और द शार्क्स डिवोर द वॉल मार्लिन एंड ऑन इट्स स्केलेटन मैन, सारी मछली बड़ी मछली मार्लिन खाई जा चुकी थी, सिर्फ इसका ढांचा बाकी था। और द ओल्ड मैन रीचेस एलैंड, जब बूढ़ा आदमी जजीरे पर पहुंचा विद द स्केलेटन ऑफ द मार्लिन, तो सिर्फ ढांचा बाकी बचा था। हिज हैंड्स आर ब्लीडिंग, उसके हाथों से खून बह रहा था। एंड ही सीम्स टू बी ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, और वो मर गए बिस्तर पर पहुंचने वाला महसूस हो रहा था। बट ही स्टार्ट्स प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ ट्रांस लाइक कंडीशन, इन अ ट्रांस लाइक अ कंडीशन, तो उसने इस हालत में जो है ना वो अपने आप को बेबस महसूस किया। तो बट ही स्टार्ट्स प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ ट्रांस लाइक कंडीशन, तो इस हालत में उसने अगले मनसूबाबंदी को जो है ना जहन में रखते हुए पसंद किया। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड character sketch of the novel, brief character sketch of the novel, and we have also discussed Hemingway's life and short summary of the novel.